तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो आपका अगला टॉपिक है वो है Y20। अब आप लोगों ने G20 सुना है, अब Y20 की बात हो रही है। दरअसल ये जब G20 शिखर सम्मेलन सितंबर में हो रहा था, उसके पहले ही कई सारे शिखर सम्मेलन हुए हैं, जिनमें से एक शिखर सम्मेलन था आपका Y20। Y20 का फुल फॉर्म है यूथ 20। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूथ 20। अब ये है क्या? दरअसल ये G20 के सानिध्य में ही ये पूरा का पूरा सम्मेलन हुआ है और ये आपका आयोजित हुआ था 17 से 20 अगस्त को, G20 से पहले 2023 में। ठीक है, G20 से पहले एक शिखर सम्मेलन हुआ आपका Y20 और ये आपका जो है वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वाराणसी यूपी में एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसका नाम था Y20। ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया गया? युवा मामले, जो खेल मंत्रालय है, युवा मामले विभाग के द्वारा और खेल मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये जो है आपका सम्मेलन आपका आयोजित हुआ, जिसमें 150 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। और इस 150 प्रतिनिधियों में से कई सारे विद्यालय के थे, कई सारे विश्वविद्यालय थे, कई सारे स्कूल थे, कई सारे स्थानीय निकाय थे, कई सारे प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। लगभग 150 रिप्रेजेंटेटिव Y20 पे आए। और यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 के अंतर्गत फरवरी 2023 से सितंबर तक, मतलब जो आपका G20 पूरा होना था, 8 महीने तक विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न कॉलेजों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में बहुत सारे व्यावसायिक संस्थान थे। वहाँ पर 5 थीम पर बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। ठीक है, मतलब उन सभी प्रोग्रामों पे चर्चा भी होनी थी यहाँ पे। तो इसमें मतलब ये यूथ 20 के अंतर्गत जो है कई सारे आपके कार्यक्रम थे, प्रोग्राम थे और जो G20 के अंतर्गत ही आपके हुए थे। 5 मुख्य थीम थी जिन पे ये कार्य हुआ है और होना भी जरूरी था, एक अवेयरनेस भी बनती है और साथ ही साथ जो है हमारी जो उद्देश्य हैं वो भी आपके पूरे होते हैं इससे। ठीक है, तो Y20 के अंतर्गत कार्य का जो है एक तरीके से अल्टीमेट इसमें उद्देश्य क्या क्या थे, इसमें जो मामले हैं एक बार सारे आप लिख सकते हैं। एक तो आपका स्वास्थ्य कल्याण था, स्वास्थ्य कल्याण और खेल युवाओं के लिए एक एजेंडा, एक थीम तो ये बना दी गई थी। थीम आप लिख लीजिएगा, एक थीम थी आपकी स्वास्थ्य कल्याण और खेल युवाओं के लिए एजेंडा, एक तो ये था। दूसरा, पहले तो ये खेल से जुड़ा हुआ था। ठीक है, पहला एजेंडा, इस पे कई सारे कार्यक्रम हुए। दूसरी थीम थी साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा। मतलब ये जितने भी प्रोग्राम थे, 5 थीम मैंने बताई, 5 में युवाओं को लेकर काफी सारी चीजें थी। तो एक तो स्वास्थ्य कल्याण खेल युवाओं के लिए एजेंडा, पहला थीम ये था। दूसरा थीम था साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा। ठीक है, तो शासन में युवाओं को लेकर के आपका जो है समिट हुआ है। ठीक है, Y20 में। तीसरा जो है जलवायु परिवर्तन, है ना, देखो अलग अलग हैं। पहला तो आपका हेल्थ वगैरह से जुड़ा हुआ है, हेल्थ और स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। दूसरा आपका शासन गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। तीसरा आपका जुड़ा हुआ है जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जीवन का एक तरीका बनाना। मतलब कि हमें जलवायु परिवर्तन को के दिशा में जो है ऐसा करना है कि जलवायु परिवर्तन से जो जोखिम होने हैं और जो आपदाएं आनी हैं उन आपदाओं को न्यूनीकरण करें, उस दिशा में जो है अपने आप को हमें ढालना होगा ताकि आपदाओं को हम बचा सकें। ठीक है, तो एक ये। दूसरा, अभी आप देख रहे हैं इस समय जो ये काल था, पूरा का पूरा जो इरा है, कोविड के बाद का इरा, ये युद्ध का इरा है। कोविड तक तो युद्ध नहीं था, लेकिन कोविड के बाद युद्ध बड़ी स्तर पे आप लोगों ने देखा। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध है, अभी इस समय हमास और जो है इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। तो इस समय एक थीम रखी गई, शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत। शांति निर्माण, सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत, एक थीम आपकी ये थी। और अगला जो आपका था वो था कि फ्यूचर में इंडस्ट्री क्या हो सकती है, कार्य का भविष्य क्या होगा, कार्य का भविष्य, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल क्या होंगे। कार्य का भविष्य, है ना, उद्योग, कार्य का भविष्य क्या बनेगा, उद्योग 4.0 पूरा इसका था, नवाचार और 21वीं सदी की कौशल। ठीक है, तो ऐसे करके 5 थीम थी Y20 में। 5 थीम, पहला तो आपका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था, खेल से जुड़ा हुआ था,
दूसरा साझा भविष्य लोकतंत्र और शासन में युवाओं से जुड़ा हुआ था। तीसरा जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण से जुड़ा हुआ था। चौथा आपका शांति निर्माण से जुड़ा हुआ था, युद्ध रहित युग की शुरुआत से जुड़ा हुआ था। पांचवा आपका कार्य का भविष्य उद्योग है और नवाचार और 21वीं सदी में स्किल डेवलपमेंट के तहत इसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। ये टोटल आपके, बाकी G20 समिट के बारे में आप सभी जानते हैं, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, भव्य जो है आपका आयोजन हुआ था इसका G20 का। ठीक है, और ये आपका सितंबर में थी। चलिए आगे बढ़े भाई, अगला है आपका एक विधेयक आया आपका, और ये विधेयक आपका प्रेस से जुड़ा हुआ है, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023। प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023। प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023। ठीक है, ध्यान रखना है। ये आपका बिल जो है राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, राज्यसभा में पहले प्रस्तुत हुआ, फिर राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया और फाइनली जो है ये अभी अधिनियम बन चुका है। ठीक है, दरअसल इससे पहले एक एक्ट हुआ करता था, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867। सोचिए, सारे पुराने कानूनों को अपडेट किया जा रहा है, नए कानून बनाए जा रहे हैं, उनमें संशोधन किया जा रहा है या रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, दोनों चीजें हैं। प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 इससे पहले के प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 को रिप्लेस करता है, निरस्त करता है, खत्म करता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, अब आज के टाइम पे डिजिटल युग चल रहा है। ठीक है, डिजिटल युग में आपको पता है कि अब ऑनलाइन प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो सबसे पहली बात, इसका उद्देश्य है कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं, बहुत सारे आपके पत्र छपते हैं, पत्रिकाएं छपती हैं, ठीक है, बुक्स आपकी बहुत सारी छपती हैं, तो उनके पंजीकरण को आसान बनाना, उनके पंजीकरण को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ना, ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया। एक तो चीज़ों को ऑनलाइन बनाना है। अब तो देखो सारा डिजिटल युग आ गया है, पुराने एक्ट वैसे भी चेंज करने पड़ेंगे, समय भी बदल चुका है। तो पत्र पत्रिकाओं के जो शीर्षक हैं उनका सत्यापन करना, उनका पंजीकरण करना, कोई भी बुक होती है तो उसको भी रजिस्टर्ड कराया जाता है, उसका भी कॉपीराइट लिया जाता है, उसका सारी चीज़ें होती है आपकी। ठीक है, तो कोई भी पत्र है, कोई भी पत्रिका है, तो उसके पंजीकरण को आसान बनाना ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से, पहला प्रावधान तो ये है। ठीक है, अब दूसरा जो है, पहली बात, पुस्तकों का सूचीकरण करने का प्रावधान। ठीक है, पत्रिकाओं के पंजीकरण करने का प्रावधान। इसके लिए जो है एक डीएम को जो है पावर मिली है, जिला मजिस्ट्रेट के को जो है सबसे बड़ी पावर मिली है। और जो है यदि कोई विदेशी पत्रिका है भारत में छप जो है, उसको केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी, और भारतीय है तो उसको जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रिंटिंग प्रेस, मतलब कोई भी पत्र पत्रिका छप रही है तो उसको जो है वहाँ से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यदि कोई समस्या आती है तो इसको लेकर आप अपील भी दायर कर सकते हैं। इसके लिए प्रेस पंजीकरण अपीलीय बोर्ड बनाया जाएगा, वहाँ पे जाकर आप अपील कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यदि बिना पंजीकरण के कोई भी पत्रिका का प्रकाशन किसी ने किया, बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी पत्रिका का प्रकाशन हुआ, तो 5 लाख रुपए तक का क्या है आपका जो है, ध्यान रखिएगा, इस पे जुर्माना लगा दिया गया है। ठीक है, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है कि आपको कोई भी प्रकाशन करते हैं, कोई भी पत्रिका है, कोई भी पंजीकरण बिना प्रमाण पत्र के नहीं हो सकता, आपको प्रमाण पत्र लेना है। ठीक है, प्रमाण पत्र लेना है, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल होता है उसके सामने आवेदन करना है, और फिर जो पंजीकरण की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की अनुमति नहीं होगी। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति समाचार पत्र और पत्रिकाओं को प्रकाशित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी चीजें हैं। और जो है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल सभी पत्रिकाओं के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा। और जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका, चूंकि आपको पता है प्रेस को लेकर के किसी भी प्रकार का जो है विधेयक आता है तो अपना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वाक एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता में जुड़ा हुआ है। इसमें सब आ रहे हैं, समाचार पत्र आ रहे हैं, पत्रिकाएं आ रही, सारी चीजें आ रही। ठीक है, समाचार पत्र भी पत्र की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये आपका बिल आया था, ये जो जितने भी न्यूज़पेपर आपके आते हैं इन सभी को लेकर ये अधिनियम कवर करता है। अब आगे चलते हैं।
इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023। मेडटेक, अब हर जगह टेक लगने लग गया, आपको पता है ना, हर जगह टेक है। एडटेक, एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी। फिनटेक है ना, पेटीएम फिनटेक वगैरह हो गया है ना, वैसे मेडटेक आपका। तो ये आपका आयोजित हुआ था इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023। कहां पे आयोजित हुआ था? गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में आयोजन हुआ था आपका, किसका? ये इसका मेडटेक एक्सपो 2023 का। ध्यान रखना है सभी को, कहाँ हुआ था? और ये आपका फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया गया था। अल्टीमेट इसका गोल क्या है? इसका गोल यही है कि चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में जो अब लगातार इनोवेशंस हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, उसकी दिशा में काम करना। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे आप लोग के, मैं बाद में कमेंट ले लूंगा। तो चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, चुनौतियों तथा अवसरों पर चर्चा करना, विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायियों, विशेषज्ञों और नवप्रवर्तकों को लेकर के काम करें, सारी चीजें यहाँ पर थी। ठीक है, इसमें डिस्कशन करना। तो चिकित्सा क्षेत्र में जो बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों पे चर्चा करना, ये अल्टीमेट इनका उद्देश्य है, आपका प्रोग्राम जो भी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। एक तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक्ट है, आपको पता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसको लेकर हमेशा जो है एक विवाद आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 लाया गया। अभी की बात है, अगस्त में लाया गया था आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, दिल्ली सरकार आप लोगों ने खूब चर्चा सुनी है इस एक्ट की। दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023। देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन भी इसके बनते हैं। आर्टिकल 239 AA से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। 239 का ये आपका एक आर्टिकल है। 69वां संविधान संशोधन के तहत आपका जुड़ा था ये, है ना। दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन आपका घोषित कर दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना दिया गया था आपका। तो 7 अगस्त 2023 को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया, और फिर इसके बाद 3 अगस्त 2023 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा 11 अगस्त को इस पे सहमति दे दी गई, और ये आपका बिल बन गया। ठीक है, आपको पता है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, ठीक है। तो आपका जो है ये एक्ट था 11 अगस्त को, आपका 11 अगस्त 2023 को ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा सहमति मिली, और राज्यसभा के द्वारा पारित हुआ, फिर इसके बाद लोकसभा में पारित हुआ, और राष्ट्रपति ने सहमति, तो ये आपका एक्ट बन गया। अब आपको पता है, एक जो पहले एक्ट था, जो मूल एक्ट है आपका, जो 69वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, उस एक्ट का नाम था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991। उसमें संशोधन किया गया आपका। ठीक है, उसमें संशोधन किया। इससे पहले भी एक अमेंडमेंट आया था आपका 2021 में, उसमें दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर को घोषित कर दिया गया था। जो दिल्ली सरकार, देखो दिल्ली क्या है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली में हम एक पूर्ण राज्य नहीं है, यूटी है, और यूटी होने के साथ साथ यहाँ पे भारत सरकार के सारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट हाउस है, यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर संसद है, यहाँ पे सारे मंत्रालय, यहाँ पे सारे विभाग हैं, सब कुछ है ना। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ये विधेयक में क्या था, ये जो विधेयक में अभी अमेंडमेंट 2023 में किया गया, इसमें क्या किया गया कि केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, उनके कार्यों को, उनके नियमों को, सेवा शर्तों को, है ना, कौन क्या कार्य करेगा, क्या नियम होंगे, क्या उनकी सेवा शर्तें होंगी। ठीक है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर हस्तक्षेप करेगी। मतलब आप समझिएगा, दरअसल आपको पता है कि किसी भी राज्य में जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, उनके कार्य क्या होंगे, उनका कहाँ पे जो है आपको ट्रांसफ़र करना है, क्या करना है, सारा काम जो है वहाँ की राज्य सरकार करती है। लेकिन दिल्ली के मामले में ये विवाद चल रहा था। आपको पता है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, और काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था। तो इसको लेकर अब सीधा सीधा विधेयक पे भी लिख दिया गया है कि सारा काम केंद्र सरकार करेगी। ठीक है,
और केंद्र सरकार के द्वारा इस समय राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का प्रावधान भी किया गया इस एक्ट के तहत, ताकि वो क्या प्राधिकरण क्या करेगा, राष्ट्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन की बात की गई है, वही जो है प्राधिकरण इस पे काम करेगा। ठीक है, और प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे, दिल्ली के गृह सचिव होंगे, ये सारे इसमें जुड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्राधिकरण में रखा गया वैसे तो ओवरऑल मतलब ये समझिएगा कि ये पूर्ण प्राधिकरण ही क्या करेगा कि तय करेगा कि कैसे जो है क्या कार्य होने चाहिए, कैसे ट्रांसफर होना चाहिए, कैसे नियुक्ति होनी चाहिए, कोई अधिकारी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना है तो कैसे करना होगा। तो इसमें ये प्राधिकरण क्या करेगा, दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिश देगा। मतलब आप सोचिए कि सीएम की पावर जितनी भी थी वो धीरे धीरे करके कम की जा रही हैं। ठीक है, सारी पावर शिफ्ट की जा रही है उपराज्यपाल में, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। दिल्ली में आपको पता है चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली जो है, केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली में आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जी का शासन है, केंद्र का शासन है, और उनके प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे एलजी साहब बैठते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं। ठीक है, कौन बैठते हैं? दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं बनाया जा सकता। देखो, दिल्ली को विष्णुदेव कुमार जी, दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीनता के तहत ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितनी संवेदनशीलता है ना, क्योंकि राज्य जैसे ही बात आएगी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आ जाएगा। पूर्ण राज्य आते ही जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है वो आपका अभी दिल्ली सरकार में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुलिस पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, गृह मंत्रालय के पास है, पुलिस, भूमि, है ना, तो जो है। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं पे हमें ये भी देखना है कि कोई भी स्ट्रेटजिक तौर पे किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जो राजधानी है देश की, उस राजधानी को यदि वहाँ पर हमने लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पूरी तरीके से दे दिया, राज्य का विषय बना दिया, तो अभी राज्यों की हालत क्या है आपको पता है ना। फिर शायद बहुत विवाद बढ़ जाएगा, फिर वो जो संघीय ढांचा है उसको लेकर के काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अब जो अधिकारियों का स्थानांतरण है, नियुक्ति है, अनुशासनात्मक कार्रवाई है, इन सभी मामलों में सीधा सीधा मैं बताऊं तो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हो चुका है, हस्तक्षेप। और इसके लिए एक प्राधिकरण बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, ध्यान रखिएगा इस एक्ट के तहत बनाया गया आपका। ठीक है, दिल्ली सरकार संशोधन नियम 2023 के तहत जो है एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाया गया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्य सचिव हैं और दिल्ली के प्रथम गृह सचिव हैं। ठीक है, ये आपको इसमें जोड़े जाएंगे और इसमें जो दिल्ली के उपराज्यपाल होंगे उनको सिफारिश देने का काम ये प्राधिकरण करेगा। यानी आप ये प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री रखे जरूर गए हैं, लेकिन इनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सिफारिशी माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है बिल बनाया गया। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, एक महत्वपूर्ण कॉल आ रहा है, चलिए मैं अभी बाद में अटेंड कर लेता हूं। ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगला है आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका। ठीक है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आप सभी को पता है कि अभी हुआ था। 15th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन 2023 में आपका हुआ है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। ठीक है, 22 से 24 अगस्त 2023 को आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। मैंने शिखर सम्मेलन को लेकर खूब चर्चाएं आप सभी से वैसे मैंने कई बार कर दिया, इंडिपेंडेंट भी है टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता देता हूं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है आपका, ध्यान रखिएगा। 22 से 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे सिरिल रामाफोसा। ठीक है, सिरिल रामाफोसा। ठीक है, उनके द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी और इसका जो मुख्य विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका को लेकर के था कि ब्रिक्स अफ्रीका के दिशा में कैसे काम करेगा, वो इसका अल्टीमेट थीम था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में पहुंचे थे। ठीक है, इस सम्मेलन की उन्होंने इस सम्मेलन में पहुंचे। ब्रिक्स देशों को लेकर के इसमें कई मुद्दों पे चर्चा हुई होगी, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय सहयोग, यही सारे मुद्दे हैं। इसमें 6 नए देश जोड़ने की बात हुई। अब ब्रिक्स आप में अभी टोटल 5 देश हैं, इसमें अब 6 नए देश जुड़ेंगे। ठीक है, 6 नए देश कौन जुड़ रहे हैं? एक तो अर्जेंटीना जुड़ रहा है, अर्जेंटीना, एक तो जुड़ रहा है आपका अर्जेंटीना। ठीक है, पहला तो ये जुड़ रहा है, दूसरा ईरान जुड़ रहा है, तीसरा यूएई जुड़ रहा है। ठीक है, टोटल 6 देश जोड़े जा रहे हैं। यूएई जुड़ रहा है, सऊदी अरब जुड़ रहा है,
सऊदी अरब जुड़ रहा है, इथोपिया जुड़ रहा है, ठीक है, और मिस्र को जोड़ने की बात हो रही है। टोटल 6 देशों को जोड़ने का मुद्दा आया है कि इन 6 नए देश और जोड़े जाएंगे। ब्रिक्स में भी विस्तार हुआ है, G20 इस बार G21 बन गया है, पूरा अफ्रीकी यूनियन आ गया उसमें, ठीक है, तो ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब चलो ब्रिक्स के बारे में 2-3 बातें बताता हूं, ठीक है। 2001 में जो है आपको पता होगा विश्व की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो सबसे पहले गोल्डमैन सॉक्स के द्वारा, एक अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा 2001 में बात की गई कि एक जो है ऐसे ग्रुप की जरूरत है जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का हो। तो ये चर्चा 2001 में हुई थी। इसके बाद जो है प्रारंभ में जब ये बना आपका संगठन 2010 में, ये बात मतलब 2009 से ये संगठन आपका एक्टिव हुआ, तो भारत, ब्राजील, रूस और चीन, इसको लेकर के टोटल 4 देश थे पहले। बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें जोड़ लिया गया, और इसके बाद जो है लगातार तीसरा जो शिखर सम्मेलन हुआ इसमें 2011 में, तब ये प्रॉपरली आपका स्वरूप आया। तीसरे ब्रिक्स समिट में जो है इसको जो है पहले ब्रिक्स से ब्रिक्स बना दिया गया, और ये 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह के तौर पे काम करता है वर्तमान में, जिसमें विश्व की लगभग 41% आबादी रहती है। टोटल जीडीपी का 24% ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगला जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है आपका, अगला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 16वां, ये ध्यान रखिएगा ये कहां पे होने वाला है, 16 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका रूस में होगा। रूस में एक जगह कजान, रूस के कजान में आयोजित होगा आपका 16वां शिखर सम्मेलन, ठीक है। तब तक बस ईश्वर से यही इच्छा है कि वो 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगला जो आपका 16 है आपका, ये कजान रूस में है, ठीक है। कजान कहां पे है, रूस में है, ठीक है। तो ये 16 आपका शिखर सम्मेलन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ये जो है आपको लेकर के। तो ये टोटल आपके करंट अफेयर्स में एक तो आपका ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद जो है आपको मैंने दिल्ली का ये संशोधन अधिनियम बता दिया कि इसमें एक प्राधिकरण बनेगा, और जो भी अधिकारी होंगे उनके तबादले, नियुक्तियां, सेवा शर्तें, वो प्राधिकरण जो है उपराज्यपाल को सिफारिश देगा, ठीक है। और इसमें इंडिया ये मेडटेक एक्सपो, ये मैंने आपको बताया गांधीनगर गुजरात में हुआ इस बार का। एक आपका अधिनियम ये आया प्रेस को लेकर के, प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 आ गया था, इसको लेकर भी हमारी चर्चा हुई। और ये Y20 को लेकर के भी चर्चा हुई, इस बार बनारस में हुआ था Y20, ठीक है। तो ये करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक थे, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखो मेंस में भी इनसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे दिल्ली वाले से मेंस में क्वेश्चन बनेगा आपका, और प्रेस एक्ट से भी आपका एक क्वेश्चन मेंस में बन सकता है, ठीक है। बाकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी हैं इसमें, दोनों चीज़ों को मिला के पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो ये जो सीरीज चला रहा हूँ ना करंट अफेयर्स की, इसमें प्री और मेंस दोनों आपका लगभग सम्मिलित है, और जो पहलू आपके हैं वो मैं करवा दूंगा, मतलब कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बस अब आप लोग एक सीक्वेंस में रहो, मैं हर एक मुद्दे को उठाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। चलिए।